दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के तरंग और तरंग गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो के आखिर में हम भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और आविष्कारों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसका पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी या फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति या इनपुट फ्रीक्वेंसी स्मॉल n है तो निर्गत आवृत्ति यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑप्शन है n/2, n, 3n/2 या 2n। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, n होगा। दोस्तों यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निवेश आवृत्ति यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी स्मॉल n है तो निर्गत आवृत्ति यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी स्मॉल n ही होगी। यदि पूर्ण दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति स्मॉल n है तो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी दोस्तों स्मॉल n ही होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है दाब, तापमान, आर्द्रता और घनत्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाब का। दोस्तों ध्वनि तरंगे यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, लेकिन दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान, आर्द्रता और घनत्व का ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का बढ़ाना या घटाना ये ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आपकी आवृत्ति, तीव्रता, वेग या आयाम। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, आवृत्ति। दोस्तों ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं उसको तारत्व कहा जाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है और वह ध्वनि पतली होती है, जबकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कम होता है और वह ध्वनि मोटी होती है। और इसी कारण दोस्तों पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होता है, इसलिए स्त्रियों की ध्वनि पतली और पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है किसमें? देखिए ऑप्शन है आपके दृश्य प्रकाश के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में, परावैंगनिक किरणों के रूप में या प्रतिदीप्त प्रकाश के रूप में। दोस्तों तंतु या फिलामेंट वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत ये दृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। दोस्तों देखिए प्रकाश बल्ब जो होता है फिलामेंट प्रकार का, उसमें अधिकांश विद्युत शक्ति दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट के रूप में प्रकट होती है। इसके अलावा तंतु वाले प्रकाश बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता या हाई रेजिस्टेंस वाली धातुओं का तंतु प्रयोग किया जाता है जो विद्युत धारा के प्रवाह से अधिक गर्म होकर चमकने लगता है और ये प्रभाव उद्दीप्ति कहलाता है। इस प्रकार यह विद्युत ऊर्जा को दृश्य प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? ऑप्शन है डेसिबल, डाप्सन, पीपीएम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेसिबल। डेसिबल दोस्तों जिसको स्मॉल डी और कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है, डेसिबल को, ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल स्तर जितना अधिक होता है ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक होती है। आइए जान लेते हैं विभिन्न क्रियाकलाप और उनके डेसिबल स्तर को। दोस्तों सामान्य श्वसन 10 डेसिबल होता है, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 50 से 65 डेसिबल, ट्रैफिक का शोर जो होता है वो 80 डेसिबल, ट्रेन की आवाज़ 100 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 110 डेसिबल, रॉक कॉन्सर्ट 110 डेसिबल, जेट वायुयान उड़ान भरते समय इसकी ध्वनि की तीव्रता 130 डेसिबल और पटाखों का शोर 145 डेसिबल और रॉकेट लॉन्च 180 डेसिबल होता है। और दोस्तों 100 से ऊपर जो है ये जो है 100 से ऊपर की ध्वनि तीव्रता का स्तर कर्णकटु हो जाता है और उससे ऊपर ये जो है मानसिक बेचैनी और अशांति कारक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकेंद्र या एपीसेंटर का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके भूकंपों से, ज्वालामुखियों से, चक्रवातों से या भूस्खलन से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है अधिकेंद्र या एपीसेंटर का संबंध भूकंप से होता है।
पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का मूल यानी फोकस अथवा हाइपोसेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र क्या है? तो दोस्तों भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंपी तरंगों या सेस्मिक वेव्स का अनुभव सबसे पहले होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। तो अधिकेंद्र जो होता है वो पृथ्वी तल पर ऊपर की ओर होता है और भूकंप मूल यानी फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी धरातल का जो सेंटर होता है उसे अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र माइक्रोफोन है। दोस्तों माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर यंत्र यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाला है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन में एक डायफ्राम लगा होता है जो ध्वनि तरंगों के आघात से कंपन करने लगता है और इसके कंपन के कारण माइक्रोफोन के अन्य अवयव भी कंपन करने लगते हैं और ये कंपन एक विद्युत धारा में परिवर्तित होकर ऑडियो सिग्नल बन जाते हैं जो दूसरे सिरे पर जुड़े हुए लाउड स्पीकर के द्वारा पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने की थी यानी एक्स किरणों की खोज करता कौन रहे? तो सही उत्तर है एक्स किरणों की खोज दोस्तों रोएंटजन ने की थी। देखिए एक्स कीड़े विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग है। इनकी खोज जर्मन प्रोफेसर विल्हेम कॉनरेड रोएंटजन ने 1895 में की थी। यक्ष कीड़ों को रोएंटजन विकिरण भी कहा जाता है और अधिकांश यक्ष कीड़ों की तरंग दैर्घ्य जो होती है 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। तो याद रखिएगा एक्सरे की खोज विल्हेम रोएंटजन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें कई कारण दिए गए हैं। इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। इसका कारण है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले रंग के प्रकाश से अधिक होता है। आप देखिए दृश्य प्रकाश वर्णक्रम या विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग सबसे कम होता है और ये अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसी कारण लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, बोलोमीटर। दोस्तों बोलोमीटर यंत्र का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय विकिरण, वेग या फिर तरंग दैर्घ्य। तो सही उत्तर ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय विकिरण। दोस्तों बोलोमीटर एक अति संवेदनशील यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में धातु की पतली और शोषक पट्टी लगी होती है जो एक तापीय स्रोत से जुड़ी होती है। जब यह पट्टी तापीय विकिरण के संपर्क में आती है तो विकिरण को अवशोषित करने के कारण इसका ताप बढ़ जाता है। तापमान में हुआ यह परिवर्तन प्रतिरोधी थर्मामीटर या रेजिस्ट्रेटिव थर्मामीटर की सहायता से माप लिया जाता है। तो याद रखिएगा बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगें कौन सी हैं जिसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है? दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी यूएस वेव्स पराश्रव्य तरंगें होती हैं। आपसे पूछा गया है कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है। उत्तर है दोस्तों 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। दोस्तों पराश्रव्य तरंगें ध्वनि तरंगों का एक प्रकार है और मनुष्य के सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों देखिए अवश्रव्य तरंगे ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे और मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम है। श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव्स जो होती हैं ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और मनुष्य इन्हीं तरंगों को सुनने में सक्षम है। पराश्रव्य तरंगे जिनके बारे में प्रश्न में पूछा गया है, तो पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक तरंगे ये 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज जो होता है इनसे अधिक होती हैं और मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम होता है। दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? ऑप्शन है मध्यमंडल,
क्षोभ मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, आयन मंडल। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए जो वायुमंडल का स्तर है वो आयन मंडल है। रेडियो तरंगे उच्च तरंग दैर्घ्य और अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। रेडियो तरंगों का प्रसारण में आयन मंडल के स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पृथ्वी की सतह से सामान्य से 80 से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। आयन मंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयनों का उच्च संकेंद्रण है, जिस कारण निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं और रेडियो तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए वायुमंडल का आयन मंडल परत जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये है प्रश्न, निम्नलिखित माध्यम में किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़, भाप या जल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोहे की छड़ में। आप जानते हैं कि ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम में सबसे कम, द्रव में अपेक्षाकृत अधिक और ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। तो इस आधार पर देखा जाए, लोहे की छड़ में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड ये सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल वायु में 343 मीटर प्रति सेकंड होती है और दोस्तों लोहे में या ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर ऊपर उठने वाली लहरें होती हैं। देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे या प्रकाश तरंगे। तो दोस्तों किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर जो जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें, ये एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा जो है उसके कारण जल में विक्षोभ या डिस्टर्बेंस होता है और जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे गति करते हुए क्षैतिज दिशा में अनुप्रस्थ तरंगों का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, शांत जल में पत्थर फेंकने पर जो जल की सतह पर उठने वाली तरंगे हैं ये एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको कहा जाता है, MRI मशीन से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, MRI मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है और नाम से ही स्पष्ट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये एक चिकित्सकीय तकनीक है और इसमें चुंबकीय अनुनाद चित्रण किया जाता है। MRI मशीनों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं। तो उत्तर है दोस्तों, प्रतिध्वनि निर्धारण। चमगादड़ और डॉल्फिन प्रतिध्वनि द्वारा जो स्थिति निर्धारण या इकोलोकेशन विधि के द्वारा ये अपने शिकार और मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। ये दोनों जीव पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और ये ध्वनि तरंगे राडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं और इस प्रकार ये अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंगे। देखिए ऑप्शन है कि निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं और ध्वनि तरंगों की गति गैसीय माध्यम में सबसे कम, द्रवों की अपेक्षाकृत अधिक और ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। और दोस्तों ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि परावैंगनिक कीड़ों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन है एक्स कीड़े, गामा कीड़े, अवरक्त कीड़े या परावैंगनिक कीड़े। तो सही उत्तर है परावैंगनिक कीड़ों में ऊर्जा गामा कीड़ों की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा और आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा कीड़ों में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम ऊर्जा और आवृत्ति और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है देखिए, सीटी स्कैन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं किस प्रकार की कीड़े। तो उत्तर है एक्स कीड़े या एक्सरेज जो है दोस्तों, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको सीटी स्कैन कहा जाता है उसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। मानव शरीर के अंगों के चिकित्सकीय परीक्षण की यह एक विधि है जिसमें एक्स कीड़ों और कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा मानव शरीर के अंगों, अस्थियों आदि के चित्र निर्मित किए जाते हैं।
सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों के चित्र या एक्सरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से और विभिन्न कोणों से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरंग गति में दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है ये दोस्तों तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाता है, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों या दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी। तो याद रखिएगा, किसी माध्यम में एक कण के द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं, और यह दो उत्तरोत्तर यानी लगातार श्रृंग अथवा दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी होती है। इसे लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? देखिए, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो ये आपका सही नहीं है। इसके अलावा उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, ये भी सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कॉस्मिक किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा का विकिरण होता है जो मुख्यतः सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होती हैं। ये किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती हैं, और कॉस्मिक किरणों की खोज 1912 में वैज्ञानिक विक्टर हेस के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं होती हैं। दोस्तों, इसमें हमने देखिए भौतिक विज्ञान के तरंग और तरंगत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। जैसा कि हमने पहले बताया था, आइए लास्ट में देखते हैं भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और आविष्कारों को। दोस्तों देखिए, गति विषयक नियमों की खोज सर आइजक न्यूटन ने की थी। दाब का नियम ब्लेज पास्कल द्वारा खोजा गया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा इसकी खोज की गई। गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज आइजक न्यूटन द्वारा। प्लवन का सिद्धांत ये आर्किमिडीज के द्वारा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दोस्तों J.P. जूल यानी कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की खोज की गई। विद्युत प्रतिरोध का नियम ये जॉर्ज ओम द्वारा, और प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। विद्युत आकर्षण का नियम चार्ल्स कूलाम द्वारा खोजा गया, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। दोस्तों, विद्युत ऊष्मा प्रभाव ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा। धारा विद्युत या विद्युत धारा अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा। विद्युतीय तरंग हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा खोजी गई थी, और विद्युत बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा किया गया था। स्थिर विद्युत का जो खोज है वो थेल्स ने किया, और विद्युत आवेश यानी जो इस पे आवेश होता है उसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। प्रकाश की गति की खोज आर्मंड फीजो द्वारा की गई, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम बिलबोर्ड स्नेल के द्वारा खोजा गया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये हाइजेंस द्वारा इसका आविष्कार किया गया, और प्रकाश के व्यतिकरण की खोज थॉमस यंग द्वारा की गई। प्रकाश की द्रव में चाल फोकाल्ट द्वारा, और परमाणु का कृत्रिम विखंडन ये एनरिको फर्मी द्वारा इसका खोज किया गया था। प्रेरक कुंडली रोमकार्फ द्वारा, और लागेरिथम ये दोस्तों जॉन नेपियर द्वारा यानी लघुगणक की खोज जॉन नेपियर द्वारा की गई थी। नाभिकीय विखंडन ये ऑटो-हान और स्ट्रासमैन द्वारा। डायोड वाल्व सर J.A. फ्लेमिंग के द्वारा। ट्रायोड वाल्व की खोज ली डी फॉरेस्ट द्वारा, और देखिए डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था। इसके अलावा लेसर किरणों की खोज थियोडोर H. मेमन के द्वारा। अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी ये दोस्तों केमरलिंग ओन्स के द्वारा अतिचालकता की खोज की गई। न्यूट्रिनो की खोज वुल्फगैंग पाउली द्वारा की गई। सेल्सियस पैमाना एंडर्स सेल्सियस द्वारा खोजा गया था, और फारेनहाइट पैमाने का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। तो दोस्तों ये था भौतिकी से संबंधित प्रमुख खोज और आविष्कार। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।